करंट जीके के संबंध में मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। इसको ध्यान से समझना। और मैं यहां रिपीट करना चाहूंगा कि आप ये जानें कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा। अंडरलाइन रखें इस बात को कि इस पर क्वेश्चन कैसे बनेगा और किस तरीके से आपने तैयारी करनी है। जैसे आप जानते हो कि अभी पूरी दुनिया में सबसे ट्रेंड में जो चल रहा है वो चल रहा है अमेरिका, इजराइल, ईरान कॉन्फ्लिक्ट्स, संघर्ष। आप इसको ये भी कह सकते हो पश्चिम एशिया संकट। पूरी दुनिया के अंदर तेल की आपूर्ति प्रभावित हो रही है, विशेष रूप से भारत के संबंध में आप इसे देख सकते हो। अब एक नई बात हमारे सामने आई है। जो हुती विद्रोही है इन्होंने ये कहा है कि हम बाबल मंडेब को भी बंद कर देंगे। इसके साथ साथ जो अमेरिका के जो राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ईरान के खारगी द्वीप KHARGI खारगी आइलैंड पर हमला कर दिया है। अब ये आपका बाबल मंडेब और खारगी आइलैंड, ये दोनों अपडेट है आपके लिए। इससे पहले मैं आपको हार्मुज स्ट्रेट बता रहा था। अब ये 2 कदम हम आगे आ गए हैं। इसी तरीके से आपने अपने इस टॉपिक को अपडेट करते रहना है। जैसे मैंने यहां लिखा है अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष, पश्चिमी एशिया। अमेरिका के जो राष्ट्रपति है यह डोनाल्ड ट्रंप। आप अच्छे तरीके से जानते हो। एक चीज यहां ध्यान रखना डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, हो सकता है मैंने आपको पहले बता दिया हो। फीफा आप जानते हो, फुटबॉल से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फीफा ने इन्हें पहले मतलब फर्स्ट विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। ये पुरस्कार आपके सिलेबस का हिस्सा होते हैं। आपके सिलेबस में कई बार ये आता है पुरस्कार। तो विश्व शांति पुरस्कार ये फीफा है, इसने स्टार्ट किया है और ये जो पहला सम्मान दिया है ये डोनाल्ड ट्रंप को दिया है। इसी तरीके से एक क्वेश्चन जो है वो मर्ज होता है। ये जो डोनाल्ड ट्रंप है इनकी पार्टी का नाम कभी मत भूल जाना। इनकी जो पार्टी है उस पार्टी का नाम है रिपब्लिकन पार्टी, कभी मत भूल जाना। दूसरी बार बने हैं और अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति है। जो भी चीजें लिख ना पाऊं और जिसको यदि जानकारी नहीं है तो वो आप इस वीडियो को पोज करके लिख सकते हैं। इन्होंने क्या किया है, ईरान के खारग आइलैंड पर हमला कर दिया है। दूसरी ओर ईरान में यदि आप देखोगे तो राष्ट्रपति है मसूद पेजेशकियन, राजधानी तेहरान है। अर्थव्यवस्था का जो आधार है ऑयल सप्लाई के माध्यम से इसकी इकोनॉमी चलती है। इसको जो समर्थन देते हैं हुती, एक प्रकार के आतंकवादी है। ये आतंकवादी संगठन है। ये क्या करता है, ईरान का समर्थन करता आया है हमेशा से। लेकिन ये रहते कहां हैं, ये रहते हैं यमन में। तो आपको यमन का पता होना चाहिए, यमन कहां है। इन्होंने कहा है कि इस युद्ध में हम ईरान के साथ शामिल हो रहे हैं और हम बाबल मंडेब को भी बंद कर देंगे। हार्मुज तो बंद है ही, ठीक है। भारतीय जहाजों को अनुमति मिली है वो एक अलग बात है, लेकिन इन्होंने कहा है कि हम बाबल मंडेब को भी बंद कर देंगे। अब ये बाबल मंडेब वगैरह ये क्या है, इसको समझिए। ये पूरा मैप मैंने आपके लिए बनाया है। मैं चाहूंगा कि आप इसे अपने एटलस के अंदर भी देखें ताकि आसपास आपको ये पता लगे इराक कहाँ है तो इराक यहाँ मिलेगा। आपको पता लगेगा यहाँ कुवैत है, आपको पता लगेगा यहाँ यूएई है, यहाँ कतर है, यहाँ बहरीन है। ऐसे कई देश आपको मिलेंगे। ये आपको पहचान होनी चाहिए। पूरी फारस की खाड़ी में है, इनको गल्फ कंट्री बोलते हैं। गल्फ कंट्री, ठीक है ना। गल्फ कंट्री क्या होते हैं कई बार बता चुका हूं। तो हार्मुज स्टेट है, ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। यहां पर ये जो फारस की खाड़ी है यहां पर ईरान का एक आइलैंड है खारग आइलैंड। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने ये हमला किया है।
डोनाल्ड ट्रंप के आदेश से मार्च 2026 में 13 मार्च 2026 को इस पर हमला हुआ है। क्यों किया है हमला? क्योंकि ये जो आइलैंड है ये ईरान की इकोनॉमी का आधार है, उसका आधार है। दूसरी तरफ से यह रणनीतिक दृष्टि से भी ईरान को मजबूती देता है। तो इस पर अटैक करके अमेरिका ईरान को कमजोर करना चाहता है। तो इस आइलैंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। एक तो ईरान का है और एक फार्स की खाड़ी में है। विशेषता क्या है? तेल के भंडार है यहां पर। यहां से ईरान का 90 से 96% तेल निर्यात होता है, एक्सपोर्ट होता है। आप खुद सोच लीजिए कितना महत्वपूर्ण है आपके लिए। ईरान के हर्ट के रूप में इसको जाना जाता है। रणनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। यहां पर ईरान के सैन्य ठिकाने भी है। अब ओमान के नीचे यहां पर आप देखोगे यमन है। अभी मैंने कहा था हुती हुती विद्रोही जो रहते हैं यहां रहते हैं। इन्होंने कहा है कि बाबल मंडेब को हम बंद कर देंगे। अब बाबल मंडेब क्या है? ये भी हारमुज की तरह एक स्टेट है, जल संधि है, रास्ता है जो कि अरब सागर और लाल सागर को जोड़ता है। समझ में आई बात सारी? ये लाल सागर आगे चलकर स्वेज नहर, भूमध्य सागर, आपके एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि स्वेज नहर किन को जोड़ती है? भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। यहां पर यूरोप है। तो यदि बाबल मंडेब को बंद कर दिया जाता है तो भारत का यूरोप के साथ जो व्यापार है ये प्रभावित हो जाएगा। इससे क्या होगा? भारत में वस्तुएं महंगी हो जाएगी, क्योंकि कच्चा माल या वस्तुएं वहां से आती है वो अब आ नहीं पाएगी, सप्लाई नहीं हो पाएगी। और सप्लाई जब कम हो जाएगी तो डिमांड ज्यादा हो जाएगी, डिमांड ज्यादा हो जाएगी तो कीमतें ज्यादा हो जाएगी। आप समझते हो? तेल के संबंध में दे सकते हो, भारत का जो तेल और गैस है वो यहां से आता है। ठीक है ना? तो ये सारी आपके सामने है चीजें। यहां पर मैंने एक लाइन और लिखी है। इस टाइप के क्वेश्चन वर्तमान में बनने लगे हैं कि दुनिया का कुल समुद्री तेल व्यापार 20 से 30% होता है हार्मुज स्ट्रेट से। आइए नेक्स्ट, नेपाल के नए प्रधानमंत्री बने हैं। जैसे अभी थोड़े टाइम पहले मैंने आपको बताया था कि बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री बने हैं तारिक रहमान। मोस्ट इंपोर्टेंट, पड़ोस के अंदर जो भी राजनीतिक हलचल होती है वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो इनका नाम है बालेन शाह, मोस्ट इंपोर्टेंट। और मैंने नेपाल के बारे में कुछ बातें आपको बताई है। काठमांडू इसकी राजधानी है, मुद्रा है। सबसे महत्वपूर्ण है सुगोली बॉर्डर। ये आपके एग्जाम में कई बार आया है। सुगोली बॉर्डर किन के मध्य है? भारत और नेपाल के बीच में है। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले भारत के जो राज्य है उनके बारे में आपको अच्छे तरीके से जानकारी होनी चाहिए। यहां मैंने कुछ होमवर्क आपको दिया है। यूपी है, उत्तराखंड है, सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है। यूपी तो है ही, सिक्किम भी है ही। लेकिन मैंने आपसे आपको जो होमवर्क के तहत पूछा है वो पूछा है कि उत्तराखंड है या नहीं, वेस्ट बंगाल है या नहीं। इस पर आपको जोर रखना है, तभी आप इन चीजों को समझ पाओगे। और कौन कौन से कोई राज्य है या नहीं है उनका भी नाम आपको लिखना है। ये आपका होमवर्क रहेगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी आप इसके बारे में जरूर बताओगे। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट पायलट प्रोजेक्ट है। ये राजस्थान में जलवायु अनुकूल खेती करने के लिए चलाया गया एक तरीके का ये मिशन है। कार्बन क्रेडिट मतलब क्लाइमेट चेंज को रोकना, जलवायु परिवर्तन को रोकना, उससे संबंधित है। आप जानते हो कि भारत सरकार ने नेट जीरो का लक्ष्य रखा है 2070। उसी दिशा में इसे स्टार्ट किया गया है और इसे एक नेशनल प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। क्लियर? अब राजस्थान के संबंध में ये पूरा पेज समर्पित है आपको। राजस्थान के अभी जो मैंने बात की वो भी राजस्थान की है, लेकिन ये पूरा पेज राजस्थान के एग्जाम में आने वाला है। यहां पर मैंने 3 बातें बताई है। एक तो राज AIMS, राज ममता, राज गिफ्ट। आप चाहो तो ड्रीम कार्यक्रम को भी जोड़ सकते हो, लेकिन ये राज वाले ध्यान रखें। एक पोर्टल है, AI और सैटेलाइट आधारित कृषि मिशन है। ये AI और सैटेलाइट आधारित कृषि मिशन है। मतलब कृषि के अंदर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल करें ताकि हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। क्लियर?
राज ममता एसएमएस हॉस्पिटल में एक उत्कृष्टता केंद्र है, ये मेंटल हेल्थ से संबंधित है, इतना ही ध्यान रख लीजिए। एसएमएस हॉस्पिटल जयपुर में मेंटल हेल्थ से संबंधित एक सेंटर है बस। राज गिफ्ट राजस्थान के लोकल प्रोडक्ट, राजस्थान के जो भी लोकल प्रोडक्ट होते हैं, जैसे आप समझ सकते हो कि आपके जो ये होते हैं गंगापुर सिटी का खीर मोहन, अलवर का कलाकंद, बीकानेर का भुजिया, सांगानेरी प्रिंट, ऐसे बहुत सारे, उनको एक तो जीआई टैग दिलाना, ठीक है, और पूरे ग्लोबल लेवल पर उनकी पहचान कराना, ताकि ज्यादा से ज्यादा हम इसे एक्सपोर्ट कर सकें। मिशन है ये राज गिफ्ट। ड्रीम कार्यक्रम के तहत 50,000 स्टूडेंट का स्किल डेवलपमेंट किया जा रहा है। वर्ष 2025-26 में सौर ऊर्जा के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है। ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये एग्जाम में नहीं आया हो, लेकिन आपको यहां ये भी ध्यान रखना है, लगभग हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन आता है। नक्सलवाद, माओवादी के रूप में इन्हें जानते हैं। भारत सरकार ने नक्सलवाद को पूरी तरह नष्ट करने के लिए, उसके खात्मे के लिए एक डेडलाइन जारी की थी 31 मार्च 2026, आज के दिन। उसी दिशा में भारत सरकार ने एक प्रोग्राम चलाया, एक ऑपरेशन चलाया अंतिम अभियान के रूप में। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कगार। छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, ओडिशा हो गया, इनके सीमावर्ती इलाकों में इसे प्रारंभ किया गया है। अब आगे की स्थिति देखते हैं, क्या हम इस लक्ष्य को 100% प्राप्त कर पाए हैं या आगे हमें और आवश्यकता होगी। जोरावर ये टैंक है, बस इतना ही याद रख लोगे ना, एक टैंक है तो ही काम चल जाएगा आपका, डिफेंस से संबंधित है ये। माओवादियों के बारे में मैंने आज आपको कुछ बताया। दुर्गा योजना मोस्ट इंपोर्टेंट, महिलाओं के संबंध में जहां भी बात आ जाए वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपोर्टेंट है। इसका प्रूफ मैं दे सकता हूं। बजट में एक योजना आई थी, सुभद्रा योजना, ओडिशा सरकार की योजना थी, वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित थी, ये महिलाओं के डेवलपमेंट से संबंधित ये योजना थी। आपके एग्जाम में पूछ ली गई कि सुभद्रा योजना का संबंध किस राज्य से है, ओडिशा, ये आ चुका है। तो महिलाओं के संबंध में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल से संबंधित कोई भी इनोवेशन आपके पास आता है, उसे आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। मैं आपको गारंटी देता हूं कि उस पर किसी न किसी रूप में आपसे क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो ये जो दुर्गा योजना है, दिल्ली सरकार की योजना है। पॉइंट तो यही इंपॉर्टेंट है। दुर्गा से तो हर कोई समझ जाएगा कि महिलाओं से संबंधित है, लेकिन इसके साथ साथ इसमें ट्रांसजेंडर भी शामिल है। इलेक्ट्रिक ऑटो रिक्शा इन्हें दिया जाएगा, जिसके तहत इन्हें एम्पावर किया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा। किन किन को? दिल्ली की महिलाओं को और ट्रांसजेंडर को। तो दिल्ली सरकार की एक योजना है, ये ध्यान रखिए, ये दिल्ली से संबंधित है। ये नेक्स्ट, गर्ड फॉल्टिंग, ये कभी कभी पूछ लेते हैं, इसमें नाम वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे जर्मनी के गणितज्ञ है, मैथमेटिशियन है, इन्हें एबेल पुरस्कार मिला है 2026 से। ये कम बनता है मैंने जितना देखा है, क्योंकि यदि ऐसे पुरस्कार यदि पूछे जाते हैं तो ये तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब किसी भारतीय को मिल जाए। यहां जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ये काम की चीज है मेरी नजर में। जर्मनी के गणितज्ञ है, इस आधार पर मैंने आपको एक रिवीजन कराया है फ्रेडरिक मर्ज से परिचय कराते हुए। ये चांसलर है। जैसे भारत में सबसे शक्तिशाली जो होता है प्रधानमंत्री होता है, उसी तरीके से जर्मनी में जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली होता है उसे चांसलर कहते हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री से इसकी तुलना कर सकते हो, ठीक है ना। आइए नेक्स्ट, धर्म गार्जियन। ये जो धर्म गार्जियन है, भारत और जापान के मध्य एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया। यहां पर दो बातें मैंने वैल्यू एडेड के तौर पर लिखी है। सना ताकाइची, जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री, ये जरूर आएगा आपके एग्जाम में। इसके अलावा एक नवीनतम अपडेट कि बिल पारित करके यूसीसी
को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड है और दूसरा बनने जा रहा है गुजरात। बन जाएगा, बेफिक्र रहिए। यहां जो यूसीसी है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी नए बच्चे जुड़ते रहते हैं। इसे कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान सिविल संहिता। इसका जो संविधान में उल्लेख है, आर्टिकल 44 समान सिविल संहिता का, ये आपके एग्जाम में खूब पूछा जाता है। आर्टिकल 44, आर्टिकल 44, इसको भूल के भी मत भूल जाना। सभी धर्मों के लिए समान कानून के बारे में यह बात करता है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया था, पिछले वीडियोस देखोगे तो मिल जाएगा आपको। भाव्य योजना एक नई योजना मार्च 2026 में आपके एग्जाम की दृष्टि से मर्ज हो गई है। ये भाव्य योजना कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है। कैबिनेट का अध्यक्ष जो होता है सेंट्रल लेवल पर प्रधानमंत्री होता है। भाव्य भारत औद्योगिक विकास योजना, औद्योगिक विकास से संबंधित है, लेकिन यहां आपको ध्यान रखना है 100 औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे, प्लग एंड प्ले पर आधारित। मतलब आपको सारा काम जमा जमाया मिलेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको, ज्यादा टेंशन बिल्कुल तैयार मिलेगा आपको। आप तो वहां जाके उद्योग स्टार्ट करें। ये है 33,600 करोड़ रुपए का इस पर खर्चा आएगा लगभग, और 100 से 1000 एकड़ में ये स्थापित किए जाएंगे। ये क्लियर। अरुणाचल प्रदेश में तितली की नई स्पीसीज मिली है, यूथेलिया जुबीनगर्ग। ये अभी 2025 में चर्चा में रहे थे। ये इनके सम्मान में ये नाम दिया गया। गायक थे, भारतीय गायक, ध्यान रखना। सोल ऑफ असम के रूप में जानते हैं, क्योंकि असमीय संगीत को इन्होंने अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाई थी। इनकी मृत्यु जो है रहस्यमयी तरीके से सिंगापुर में हो गई थी। स्कूबा डाइविंग के दौरान सिंगापुर की कोर्ट ने यह कहा कि ये नशे की हालत में थे और इन्होंने लाइफ जैकेट नहीं पहन रखी थी, इस कारण से इनकी मृत्यु हुई। सिंगापुर में इनकी मृत्यु हुई। भारत के प्रसिद्ध गायक है, दोनों मिल जाते हैं और इस मौत को आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण बना देते हैं। जुबीन गर्ग का संबंध किस क्षेत्र से है? गायक, कला, आर्ट के क्षेत्र से संबंधित है। ये इनकी मृत्यु कहां हुई? सिंगापुर में हुई। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ये काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना। अरुणाचल प्रदेश के बारे में आपको ध्यान रखना। इसका पुराना नाम जो है, ये काफी पूछा जाता है। इसका पुराना नाम है नेफा। नेफा इसका पुराना नाम है। तो ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है एक कॉमन क्लास के रूप में। बहुत महत्वपूर्ण बात है, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। आप बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। इसके आगे की बात हम कल करें।